आज के पॉलिटिकल माहौल में जब सबसे ज्यादा जरूरत क्लैरिटी की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दिया गया ये ओपिनियन एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शांत कर रहा है, पर दूसरी तरफ स्टेट्स और सेंटर के बीच ऑलरेडी स्ट्रेस्ड फेडरल स्ट्रक्चर को और ज्यादा फ्रेजाइल भी दिखाता है। और सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस ओपिनियन के जरिए इलेक्टेड लेजिस्लेचर को एक अनइलेक्टेड गवर्नर के विम्स के नीचे रख दिया है। दर्शकों, ये कुछ डाउट्स हैं जो अब लीगल कम्युनिटी के अंदर तेजी से घूम रहे हैं, जिनको लेकर रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट दुष्यंत दवे ने खुलकर बात की है एक इंटरव्यू में। एक तरफ जस्टिस लोकुर ने कहा दैट इट विल ऐड टू द कंफ्यूजन, encourage litigation and give the governor or president a hidden veto। तो दूसरी तरफ एडवोकेट दवे के ब्लंट स्टेटमेंट ने वर्डिक्ट की उस कंफ्यूजन पर फाइनल स्टैंप लगा दी, saying सुप्रीम कोर्ट हैज मिस्ड द बस। इंटरव्यू की शुरुआत ही एक धमाकेदार लाइन से होती है। जस्टिस मदन लोकुर क्लियरली कह देते हैं, whether the advisory opinion is wise or not, that is something I cannot comment on, otherwise I will get into trouble, but it's not well thought out that I can say clearly, and I think it will add to the confusion rather than sort out any problem. It is confusing and messy। आपको बता दूं कि एडवाइजरी ओपिनियन की टाइमिंग भी नोटवर्दी है, क्योंकि अप्रैल में 2 जज बेंच ने तमिलनाडु के केस में एक डिटेल जजमेंट दिया था, जिसमें सकारिया कमीशन, पूंची कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और रियल टाइम इंस्टांसेस सबको डीपली एग्जामिन किया गया। अप्रैल जजमेंट क्लियरली कहता था कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के पास इनडेफिनेट डिले का ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बिल पास होकर गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग ही रह जाए मंथ्स और ईयर्स तक, तो फेडरलिज्म कैसे बचेगा और लेजिस्लेचर का काम भी यूजफुल नहीं होगा। जस्टिस लोकुर ने पॉइंट आउट किया है दैट देयर इज अ जजमेंट गिवन बाय 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट्स अ बाइंडिंग जजमेंट। You have on the other hand an advisory opinion given by 5 judges, which is not binding। उन्होंने आयरनी दिखाई कि जहां एडवाइजरी बाइंडिंग नहीं होता, वहां सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा व्यू दे दिया जो बाइंडिंग जजमेंट से ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। उन्होंने हाईलाइट किया कि अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड पर कौन से व्यू को मानना है, गवर्नर को किस डायरेक्शन का पालन करना चाहिए। क्या वो कहे कि 2 जज बेंच का ऑर्डर उनके लिए मैंडेटरी है, या कहे कि नए 5 जज एडवाइजरी को प्रेफर करेंगे। ये एम्बिग्विटी ही सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। जस्टिस लोकुर खुद बोलते हैं, सो व्हाट इज द लॉ? इट इज कंफ्यूजिंग एंड मेसी। Should the governor say I am bound by the 2 judges, or can a governor say I am not bound? That will create a constitutional crisis। उनके पर्सपेक्टिव से फेडरलिज्म के एंगल से इशू और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उन्होंने माना है कि ऑपोजिट रूल स्टेट्स का परसेप्शन ऑलरेडी ये है कि गवर्नर्स एक पॉलिटिकल एक्सटेंडेड आर्म बन गए हैं। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया दैट 33 बिल्स पास्ड बाय ऑपोजिशन स्टेट्स आर अवेटिंग असेंट, 19 फ्रॉम बंगाल, 10 फ्रॉम कर्नाटका, तो इससे सस्पिशन को ऑक्सीजन मिल गया। ही सेड कि अब सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन प्रैक्टिकली गवर्नर को एक हिडन विटो दे देता है कि डिले करो और डिले ही विटो बन जाता है। पूंची कमीशन भी इस बात को हाईलाइट करता है और जस्टिस लोकुर के वर्ड्स इसे एकदम क्लियर कर देते हैं दैट बाय अलाउइंग द गवर्नर और द प्रेसिडेंट वर्चुअली अनडिफाइंड अनलिमिटेड टाइम, they are also giving the governor a tactic by which he can check और chastise opposition controlled legislatures। इंटरव्यू से एक शॉकिंग बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 के अंडर लिखे as soon as possible जैसे क्रूशियल फेज को कंसीडर ही नहीं किया डेप्थ में। जस्टिस लोकुर ने क्लियरली बोला, surely that implies some sort of deadline। as soon as possible can't mean sitting on a bill for 7 years। उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री भी इसी एम्बिग्विटी का एविडेंस देती है। कर्नाटका के 1991 के डाटा में 58 बिल्स एक साल से ज्यादा पेंडिंग, 7 साल तक के डिलेज, 6 साल तक के डिलेज। एक तरह का डेमोक्रेटिक पैरालिसिस होता है जब इलेक्टेड गवर्नमेंट के बिल्स ही स्टक हो जाते हैं। उनका मानना है कि अप्रैल जजमेंट ने इस पैरालिसिस को एड्रेस किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग आउटर लिमिट्स। एडवाइजरी ओपिनियन ने वही लिमिट हटा दी और बस इतना कह दिया कि अनरीजनेबल डिले अनएक्सेप्टेबल है। जस्टिस लोकुर ने पूछा है कि लेकिन अनरीजनेबल क्या होता है? 3 महीने, 1 साल, 7 साल? जस्टिस लोकुर का पॉइंट बिल्कुल शार्प है। व्हाट इज अनरीजनेबल? In administrative law, it depends on each case, but you can't apply that to constitutional law without clarity। इसी एम्बिग्विटी का डायरेक्ट इफेक्ट भी वो हाईलाइट करते हैं that this will lead to ceaseless litigation। उन्होंने आगे हाईलाइट किया कि अगर बात करें डायलॉग रैशनल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लेजिस्लेचर और गवर्नर के बीच डायलॉग इंगेजमेंट होना चाहिए। जस्टिस लोकुर ने इसको सीधा पंक्चर करते हुए बोला है कि जब आप इनडेफिनेट डिले अलाउ करते हो तो डायलॉग का कॉन्सेप्ट ही मर जाता है। लेजिस्लेचर करे भी तो क्या करे, गवर्नर कहेगा आई एम स्टिल थिंकिंग। इस इशू का दूसरा बड़ा डायमेंशन है डीम्ड एसेंट का। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी ओपिनियन में इस कॉन्सेप्ट को एलियन बताया, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कहा और सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ बताया। लेकिन जस्टिस लोकुर कहते हैं डीम्ड एसेंट इज अ लॉजिकल सीक्वल। If you say 3 months is the outer limit, then naturally, if no decision is taken, it is deemed assent। उन्होंने कहा है कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी भी सपोर्ट करती है और कमीशंस भी, प्रैक्टिकल गवर्नेंस भी इसी पे कहीं ना कहीं टिकी रहती है। आप इनडेफिनेट डिले को अलाउ करोगे तो गवर्नेंस कोलैप्स होगा
और कॉन्स्टिट्यूशन इस कोलैप्स को अलाउ नहीं करता। जस्टिस लोकुर ने ऑब्जर्व किया कि पूंची कमीशन ने क्लियरली 3 नहीं 4 ऑप्शंस बताए थे, एसेंट, विदहोल्ड, रिटर्न एंड विटो। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ने विदहोल्डिंग को एक टेम्पररी विदहोल्डिंग बताया, नॉट अ विटो। ये इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कमीशन रिकमेंडेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और प्रैक्टिस के साथ। और इस कंफ्यूजन को और इमेजिनेटिव तरीके से एक्सप्लेन करते हुए जस्टिस लोकुर बोलते हैं, दिस इज नॉट अ गोल्डन लेटर डे फॉर द सुप्रीम कोर्ट, कंफ्यूजन वर्स कंफाउंडेड। जब बात टर्न हुई सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे की, तो उनका रिएक्शन और भी स्टार्क था। उन्होंने बिल्कुल ब्लंटली कहा, वेल इन माय ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट हैज मिस्ड द बस। और फिर उन्होंने 3 फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर्स को पॉइंट आउट किया। कोर्ट ने गवर्नर के रोल को रॉन्गली इंटरप्रेट किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कैबिनेट सिस्टम को मिसअंडरस्टैंड किया, और सबसे सरप्राइजिंग ये कि कोर्ट ने अपने ही इंस्टीट्यूशनल पोजीशन को लेसन कर दिया जब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर को डायरेक्शन नहीं दे सकता। दुष्यंत दवे ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस इस तरह हैंडल किया जैसे फेडरलिज्म कोई साइड कैरेक्टर हो। उनके वर्ड्स माइंड रॉकिंग है जब वो कहते हैं दैट सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड द पावर ऑफ द पीपल एंड ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट हैज लेसेंड इट्स ओन स्टेटस। अब आप समझ गए होंगे कि एडवाइजरी ओपिनियन का इम्पैक्ट डायरेक्ट इलेक्शन एरा पॉलिटिक्स तक पहुंचता है। गवर्नर्स ऑपोजिशन स्टेट्स के लिए बिल्स रोक के एक नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही, और जब सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन को रिफ्यूज कर देता है तो वो नैरेटिव और पावरफुल हो जाता है। इस एंटायर डिबेट का कोर इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट क्लियर है, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, गवर्नर सेरेमोनियल हेड होता है। लेकिन दोनों लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एडवाइजरी ओपिनियन के बाद गवर्नर एक वर्चुअल विटो प्लेयर बन गया है, जिसका कोई टाइमलाइन नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये एक डेमोक्रेटिक एनोमली क्रिएट करता है। अप्रैल जजमेंट ने इस एनोमली को करेक्ट किया था, लेकिन एडवाइजरी ने उस करेक्शन को ब्लंट कर दिया। जस्टिस लोकुर का क्लोजिंग कमेंट सब कुछ समराइज करता है। It will add to the confusion, encourage litigation and give the governor or president a hidden veto। और एडवोकेट दवे ने उसी कंफ्यूजन पर एक फाइनल स्टैम्प दी when he said Supreme Court has missed the bus। अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स से लेकर फेडरल डिस्प्यूट्स तक हर तरह के पॉलिटिकल वॉलेटाइल केसेस सुन रहा है, तो ये एडवाइजरी ओपिनियन एक पॉलिटिकल टूल बन सकता है। इस इंटरव्यू से एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स, फेडरल बैलेंस, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी स्टेक पर हो, तो जुडिशरी से क्लैरिटी और करेज एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन जस्टिस लोकुर और एडवोकेट दवे के लिए अनफॉर्चुनेटली इस एडवाइजरी ओपिनियन ने क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन दिया और करेज की जगह कॉशन। एज पर देम डेमोक्रेसी में कॉशन कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है, और इसीलिए आज लीगल फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और स्टेट्स सब एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का गेट ओपन कर दिया है? आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।